Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ali Reza and welcome to Pen Gravity. डॉन न्यूज़पेपर के एडिटोरियल का एनालिसिस करेंगे और प्रैक्टिस के अंदर हम जो है इन एरियाज को कवर करेंगे। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एसए है, करंट अफेयर है, पाकिस्तान अफेयर है, सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट्स हैं। आपकी क्रिटिकल अप्रोच के ऊपर वर्किंग की जाएगी और आर्गूमेंट बिल्डिंग के ऊपर वर्किंग की जाएगी। और इन सारे एरियाज को जब हम कवर करेंगे तो ये जो आपके टुडे डॉन न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स हैं, जब हम इनको एनालिसिस करेंगे तो इसके अंदर जो भी डाटा हमारे कंपेरेटिव एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट होगा उसको हम इन एरियाज के पर्सपेक्टिव में क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। एंड टुडे इज 24 जनवरी 2024। ये रहा आपका टुडे जो डॉन न्यूज़पेपर है उसके एडिटोरियल्स और ओपिनियन वाला पेज। और इस लेक्चर में हम करेंगे एडिटोरियल्स का एनालिसिस, जो कि ये वाला सेक्शन है 1, 2 एंड 3। ये वाले 3 एडिटोरियल्स हैं, इनको हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। दूसरा ये वाला जो सेक्शन है आपके ओपिनियंस का, इसके अंदर 1, 2, 3 एंड 4 ये 4 ओपिनियंस जो हैं इनका एनालिसिस किया जाता है। लेकिन 2023 के अंदर ये फ्री था बिल्कुल, और 100 प्लस लेक्चर्स जो हैं यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं 2023 के ओपिनियन वाले सेक्शन के। और 2024 में अब आपको इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, और रजिस्ट्रेशन के लिए ये है व्हाट्सअप नंबर, इसके ऊपर आप व्हाट्सअप करें और अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लें और आपको लेक्चर जो है वो डेली बेसिस पर रिसीव हो जाएगा। इस लेक्चर का पीडीएफ लिंक और टुडे न्यूज़पेपर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, ज्वाइन कर सकते हैं। 3 आप इसके चैप्टर बना देंगे अकॉर्डिंग टू 3 एडिटोरियल्स। कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। ये हमने कल डिस्कस किया था कैपिटल ऑफ स्विट्जरलैंड। तो इसमें ज़ाहिर है बीइंग अ ह्यूमन बीइंग इंसान से मिस्टेक हो जाती है, तो कल 1-2 बच्चों ने हाईलाइट किया, अच्छी बात है। जब मैं लेक्चर दे रहा होता हूँ, अगर किसी किस्म की आपको फील होता है कि ये मिस्टेक हो गई है, क्योंकि आपको पता है कि इंसान है और इतना काम होता है कि बाज़ औक़ात कोई ना कोई एरर हो ही जाता है। तो फिर वो मैंने जिन बच्चों ने जो कमेंट सेक्शन में बताया, आई एम वेरी थैंकफुल उन बच्चों का कि उन्होंने इतना डीपली चीज़ों को वो देखते हैं। और दूसरा आपके लिए क्वेश्चन यही है कि व्हाट कैपिटल ऑफ स्विट्जरलैंड जो है वो कौन सा है, ये आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, और साथ में अपना इस लेक्चर के बारे में आपने फीडबैक भी देना है। शुरू करते हैं। फर्स्ट वन इज राम टेम्पल, जो मैंने आपके लिए चूज किया इन 3 एडिटोरियल्स में से। तो राम टेम्पल जो है बेसिकली इसके ऊपर है। इससे पहले कि मैं इसके ऊपर डिबेट करूं कि क्या हुआ रैम टेम्पल को, जिन बच्चों ने तो ओपिनियन वाली रजिस्ट्रेशन करवाई है, डिफरेंट किस्म के ओपिनियंस जो हैं इस राम टेम्पल के ऊपर जो है हम डिस्कस कर चुके हैं, उनको तो काफ़ी हद तक क्लैरिटी होगी। लेकिन आपको पता है कि फिर इल्म है, नॉलेज है, बढ़ता जाता है, चीज़ें जो है नई नई आपके सामने आती जाती हैं। तो राम टेम्पल के ऊपर डिस्कशन करने से पहले मैं एक पिक्चर आपको दिखाऊंगा और उसके बाद हम चलेंगे फॉरवर्ड। ये है टुडे डॉन न्यूज़पेपर की पिक्चर। इस पिक्चर को आप देख रहे हैं, और ये है क्या है जी, कब्र है। और इस कब्र के ऊपर जो आपको नजर आ रहा है ये मोदी साहब हैं, और ये एरो के निशान आपको नजर आ रहे हैं। और ये सेकुलरिज्म की कब्र जो है इंडिया में खोद दी गई है, यानी कि सेकुलरिज्म को इंडिया में खत्म कर दिया गया है, मोदी साहब ने इसको खत्म कर दिया है। अब ये क्या हुआ यहाँ पर, ये बेसिकली जो रैम टेम्पल है उसके बाद की स्टोरी है सारी की सारी। ठीक है, तो ये राम टेम्पल की स्टोरी जो है, ये सेकुलरिज्म का आ जाना और इसकी कब्र खोद देना, ये हम जब इस एडिटोरियल को डिस्कस कर लेंगे तो ये वाली पिक्चर भी आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। ठीक है क्या जी। तो इसके ऊपर मैं एंड पर फिर दोबारा इसी पिक्चर पर आऊंगा और फिर इसको हम जो है बताएंगे कि किस तरह से आप लोगों को समझ आई है या नहीं आई। तो शुरू करते हैं जी। व्हाट इज इनसाइड ऑफ दिस। ठीक है, तो राम टेम्पल के इसके इस एडिटोरियल के अंदर वो क्या लिखता है उसके बारे में हम पर्सपेक्टिव में हम डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले तो जी राम टेम्पल क्या है, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए, दैट इज व्हाट इज राम टेम्पल। ठीक है, तो राम टेम्पल की स्टोरी जो है वो कुछ इस तरह से है। ये बाबरी मस्जिद है जो कि 16th ऑफ सेंचुरी में बनाई गई थी इंडिया के अंदर, जब जो यहाँ पर जो बाबर जो आपको पता है मुगल बादशाह है, उनकी हुकूमत शुरू होती है 1526 से। इंडिया के अंदर मुगलों की जो है वो शुरू होती है, तो बाबर वाज द फर्स्ट वन। तो इस मस्जिद का नाम है बाबरी मस्जिद।
अयोध्या के अंदर है जी, ये उत्तर प्रदेश स्टेट है इसकी, उसके अंदर है, वो भी आपको दिखा दिया जाएगा। अब ये इसके आपके सामने नजर आ रहा है। अब ये जो इसका सेंटर वाला गुंबद है, इसकी बेसमेंट के ऊपर ये बिलीव किया जा रहा है हिंदुओं की तरफ से कि इसके नीचे जो राम मंदिर है उसकी क्या है, राम मंदिर है इसकी जो है बेसमेंट के अंदर, यहाँ पर उसकी लोकेशन है और उसको खत्म करके यहाँ पर बाबरी मस्जिद जो है वो बनाई गई थी। और ये अब आपको नजर आ रहे हैं सारे का सारा मोब जो है, ये बाद में वर्डिंग में भी एक्सप्लेन करता हूं। अब ये क्या कोशिश कर रहा है, इस बाबरी मस्जिद को डिमोलिश करने की वो कोशिश कर रहे हैं, इसको शहीद करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इसको यहाँ से खत्म करके यहाँ पर क्या किया जाए, राम टेम्पल जो है, ये वाला टेम्पल जो है यहाँ पर बनाया जाए। और जनाब अली ये बहरहाल बना दिया है उन लोगों ने। एंड दैट इज 22 जनवरी 2024 की ये पिक्चर है, आपके डॉन न्यूज़पेपर के मेन पेज की है। 22 जनवरी वाले दिन नरेंद्र मोदी साहब ने इसकी ओपनिंग कर दी है। नो डाउट ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी इसको कई महीने और लगेंगे, लेकिन इसको वो कंप्लीट करेंगे और इसको यहाँ पर वो एक बहुत बड़ा एक रिलीजियस किस्म का शहर बनाने जा रहे हैं। मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पर 5 स्टार होटल बनने जा रहे हैं। तो ये है जी राम मंदिर की आपकी लेटेस्ट पिक्चर, इस तरह की है। ये अभी 2 दिन पहले की है। तो ये उन्होंने बना दिया है बाबरी मस्जिद को वहां से खत्म करके। ठीक हो गया। अब आपको राम टेम्पल की तो समझ आ गई होगी। अब इसकी लोकेशन भी देख लें। ये इंडिया का मैप है, ये पाकिस्तान है आपका, और ये है उत्तर प्रदेश की स्टेट, उत्तर प्रदेश की। आपको पता है इंडिया में स्टेट्स होती हैं, तो ये उत्तर प्रदेश स्टेट है। इसी उत्तर प्रदेश स्टेट के अंदर यहाँ पर है अयोध्या। अयोध्या यहाँ पर है और इसके अंदर जो है, यहाँ पर अयोध्या के अंदर जो है बाबरी मस्जिद की लोकेशन है और यहाँ पर ही आपका राम टेम्पल है। और ये सारी के सारे जो मैं आपको चीजें बोल रहा हूँ, दीज आर ऑब्जेक्टिव्स, कि राम टेम्पल की ओपनिंग किस दिन की गई, राम टेम्पल जो है किस स्टेट के अंदर है, राम टेम्पल की लोकेशन क्या है, ठीक है, किसने की, ये सारा का सारा क्या है जनाब, ये आपकी ऑब्जेक्टिव है जो कि आपको वन पेपर एमसीक्यूज में भी पूछी जा सकती है। आपको लोकेशन वगैरह सारी बता दी। तो अब हमारा जो एडिटोरियल लिखने वाला है वो क्या कहता है, वो कहता है 16th सेंचुरी की बाबरी मस्जिद थी, उसको तबाह कर दिया। क्यों? क्योंकि ये कंसीडर किया जाता है कि वो जो जगह है वो बर्थ प्लेस है उनके राम की। ठीक है, इस नजरिए के ऊपर हिंदुओं का ये नजरिया है कि वो कौन सी जगह है जहां पर राम साहब पैदा हुए थे, उनकी पैदाइश हुई थी। तो बात इस तरह से होती है कि दिसंबर 1992 को एक मोब जो है, कार सेवक, टोर डाउन द मॉस्क, वो मॉस्क को क्या करता है, शहीद करना शुरू कर देता है कार सेवक। और उसके बाद ज़ाहिर है मुसलमान भी आगे से रेजिस्ट करते हैं, तो कम्युनल वायलेंस जो है वो वहां पर बढ़ जाता है उस एरिया के अंदर। और उस वक्त जो संघ परिवार है इंडिया का, वो क्या करता है, अपनी मस्कुलर पावर जो है वो अनाउंस करता है। और इसके साथ साथ एज ए नेशनल पॉलिटिकल फोर्स, यानी कि वो अपनी मस्कुलर पावर जो है वो शो करवाता है इस शक्ल के अंदर, संघ परिवार, जो कि आरआरएस का पोर्शन है। ये मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ, दैट इज व्हाट इज संघ परिवार। तो ये क्या है, ऑर्गेनाइज किस्म का एक ग्रुप है। ठीक है, तो ये कहता है अपनी पावर शो कराता है और उसके बाद जो यहाँ पर जो है मस्जिद को शहीद करने की कोशिश की जाती है। और फिर अल्टीमेटली वक्त गुजरता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है, और आज 2024 आ गया और तकरीबन 30 साल से प्लस का जो अरसा है ये गुजर चुका था। और आज उन्होंने 22 जनवरी को वहां पर क्या कर दिया, राम मंदिर बना दिया। अब इस अरसे के अंदर अब होता क्या है कि ये जो संघ परिवार है ये आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज्यादा इंडिया के अंदर स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और अल्टीमेटली इससे क्या होता है कि जो मुसलमानों के राइट्स हैं या दूसरे जो भी जितने भी वहां पर माइनॉरिटीज राइट्स हैं, उनकी राइट्स की वायलेशन होती है। और साथ साथ भारतीय जनता पार्टी जो है वो पावर में रहती है। और इसके साथ साथ वहां पर हिंदुत्व जो आइडियोलॉजी है वो बड़ा असर रसूख रहता है। अब ये जो संघ परिवार है इसका तल्लक है इन दोनों के साथ। और इन दोनों की वजह से जो है अल्टीमेटली ये ऊपर वाला काम हो रहा है कि वहां पर मुसलमानों के राइट्स की वायलेशन हो रही है। तो ये सारी चीज वो इस एडिटोरियल के अंदर एक्सप्लेन करता है। लेकिन अब मैं आपको अब आगे एक्सप्लेन करूंगा कि ये संघ परिवार क्या है, ये बीजेपी के साथ इसका क्या तल्लक है, ये हिंदुत्व आइडियोलॉजी है क्या, और इसका क्या तल्लक है इन दोनों के साथ। ठीक है, ताकि आपको इसकी बिल्कुल जो है पिक्चर क्लियर हो जाए कि ये किस तरह से ऑपरेट कर रहे हैं इंडिया के अंदर, किस तरह से पावर स्ट्रक्चर का हिस्सा बने हुए हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं, वो फिर साथ साथ आपको मैं एक्स्ट्रा जो है वो बताता जाऊंगा। सो जी, एडिटोरियल वाला पोर्शन जो इसने लिखा था वो तो हो गया आपका खत्म। अब आप आगे जाते हैं ताकि आपको ये समझाया जाए कि व्हाट इज संघ परिवार और ये बाकी चीजें।
ये अब आप देख लें कि एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ द संघ परिवार है ये, ठीक है। अब संघ परिवार बेसिकली किसको कहा जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये इस तरह से था कि एक आरएसएस के नाम से क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है। तो पहले तो आप आरएसएस को समझ लें कि आरएसएस क्या है, ठीक है ना। तो उसके बाद फिर आगे ये सारे का संघ परिवार और ये वो हम लोग करते हैं। तो आरएसएस जो है बेसिकली राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, ये एक ऑर्गेनाइजेशन जो है इंडिया के अंदर एक इंडियन फॉर राइट हिंदू नेशनलिस्ट वॉलंटियर पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन पर बनाई जाती है इस तरह की, ठीक है ना। कब बनाई जाती है, 1925 में, पाकिस्तान बनाने से पहले। फाउंडर कौन था, हैगरवार। ये सारी ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना। नॉन प्रॉफिट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, अभी भी एक्टिव है, और इसका जो पर्पस है वो क्या है, प्रमोशन ऑफ हिंदू नेशनलिज्म एंड हिंदुत्व। ये दो कामों की प्रमोशन करना, हिंदू नेशनलिज्म की और हिंदू हिंदुत्व की, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पीछे भी बताया हिंदुत्व के बारे में यहाँ पर, तो हिंदुत्व क्या है उसकी प्रमोशन करना इसका काम है आरएसएस का। अब यहाँ पर ही फिर हिंदुत्व क्या है वो भी आप लोग समझ लें। हिंदुत्व बेसिकली एक आइडियोलॉजी है, ठीक है ना। स्टेट ऑफ क्वालिटी बिंग हिंदू, यानी कि हिंदुत्व की जो अभी हिंदुनिज्म है, हिंदूनेस जो है उसकी एक ये आइडियोलॉजी है। ये क्या कहती है, एन आइडियोलॉजी, जो कि ये कहती है, आइडियोलॉजी है या मूवमेंट है जो कि ये सीकिंग टू एस्टैब्लिश द हेजमनी ऑफ हिंदूज एंड हिंदुइज्म विद इन इंडिया, हिंदू नेशनलिज्म। तो बेसिकली हिंदुत्व ये कहती है कि जो हिंदुस्तान है ये हिंदुओं का है, ठीक है। यहां पर रहना है तो हिंदू बन के रहो। अगर आप हिंदू नहीं बन सकते, अब अगर आप आपका किसी दूसरे मजहब के साथ ताल्लुक है तो आप वापस आ जाए, हम आपको वेलकम करेंगे। अगर आप मुसलमान हैं तो आप पहले हिंदू थे तो मुसलमान हो गए हैं, तो अब आप वापस आ जाएं, हिंदू बन जाएं, तो हिंदू में हिंदू आप इंडिया में रह सकते हैं। अगर आप लोग नहीं ऐसा करते तो ये जो हिंदुस्तान है ये सिर्फ हिंदुओं का है, फिर आपको यहाँ पर हम जो है ना, आपको यहाँ पर नहीं रहने देंगे, आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। और ना ही हम आपको जो है इक्वल सिटीजन्स के जो राइट्स भी देंगे, ठीक है, वो भी नहीं हम दे सकते जब तक आप वापस नहीं आ जाते। तो बेसिकली यहाँ पर ये है कि आरएसएस जो है उसका मकसद है क्या, प्रमोशन करना हिंदुओं की, हिंदू नेशनलिज्म की, और साथ में हिंदुत्व की। और यहाँ पर हिंदुत्व का मतलब यही है कि हिंदुनिज्म, ठीक है ना, हेजमनी होगी हिंदुइज्म के, हिंदुस्तान पर सिर्फ हिंदुओं की ही हुकूमत होगी, और हर वो चीज जो इस रास्ते में आएगी उसको क्या कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। अब इन दोनों वर्ड्स की आपको समझ आ चुकी होगी, ठीक है। अब ये आरएसएस जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बनी 1925 के अंदर। तो पहले इसके मकासद जो थे वो कुछ और थे, यानी कि रिलीजियस पर्पस था इसका थोड़ा सा, ठीक है। और रिलीजियस पर्पस में ये था कि जो भी हिंदू हैं जो अपने मजहब से थोड़े, पहले तो इसका था तबलीग करना, जिस तरह सारे तबलीग करते हैं, हिंदुइज्म की प्रमोशन करना। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर एक और चीज ऐड होती गई कि जो भी हिंदू जो है या पंडित जो है हिंदुइज्म का जो रिलीजन है उससे डाइवर्ट करता है, तो उसको गर्दन से पकड़कर वापस लेकर आना, ठीक है, सीधा रखना, खींच कर रखना, ठीक है। फिर ये चीज इसके अंदर आ गई, और अब आहिस्ता आहिस्ता फिर इसने अपने जो पर हैं और ज्यादा फैलाने शुरू कर दिए, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसने इंडिया को, सारे के सारे इंडिया को क्या कर लिया, कवर कर लिया। अब इसने वो काम कैसे किया वो अब आपको दिखाते हैं, ऐसे किया कि ये आरएसएस है, इसकी आइडियोलॉजी क्या है, हिंदुत्व है। उसके बाद इसने फैलना शुरू किया, इसने बनाया अपना एक पॉलिटिकल विंग बीजेपी के नाम का, भारतीय जनता पार्टी का जो पॉलिटिकल विंग है, जो कि नरेंद्र मोदी साहब अभी उसको रन कर रहे हैं, और अभी जो है इंडिया के अंदर इसी की हुकूमत है, बीजेपी की। दूसरा विंग जो है वो रिलीजियस विंग है, वीएचपी। और आगे इसके अंदर ये भी हिंदू यूनिटी, ये मिलिटेंट विंग भी इसके अंदर है, ठीक है। और एक जो है इसका सोशल सर्विस विंग है। तो ये इसके तीन विंग हैं बेसिकली। अब ये तीन विंग जो है ये किसके अंदर आ रहे हैं, आरएलएस के। और ये सारे का सारा जो स्ट्रक्चर है, ये जितना आपके सामने नजर आ रहा है, दूसरा भी जो फैला हुआ है, इस सारे को मिलाकर हम कहते हैं ये सारा क्या है, संघ परिवार है। ठीक हो गया जी। मुझे उम्मीद है कि आपको बिल्कुल अब क्लैरिटी होगी होगी कि इंडिया में क्या हो रहा है और इंडिया किस तरह चल रहा है, ठीक है। अब ये थी आरएलएस जो कि इतनी पुरानी थी, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ वो फैलती गई, और अब ये बीजेपी की शक्ल में, पॉलिटिकल विंग की शक्ल में इसने इंडिया को कंट्रोल किया हुआ है। और इन्होंने अब क्या है, राम मंदिर की क्या करवाई है,
ओपनिंग। और यहाँ पर एक और भी चीज आपको बता दूं कि इसी जो साल है इलेक्शन होने वाला है, जिन बच्चों ने तो ओपिनियन का लेक्चर सुने हैं उनको तो क्लैरिटी हो गई होगी बिल्कुल। दूसरों के लिए मैं कुछ बता दूं थोड़ा सा, कि ये जो अपना राम की ओपनिंग करवाई है, इसके अंदर यही क्रिटिसिज्म बताया जा रहा है कि ये इन्होंने रिलीजियस पर्सपेक्टिव में नहीं करवाई। बेसिकली अगले साल इलेक्शन, अगले साल कह रहा हूँ कुछ महीनों में, मई में आई थिंक सो इलेक्शन होने वाला है। तो ये क्या करेंगे, रिलीजन की बेस के ऊपर लोगों से क्या लेंगे, वोट लेंगे और दोबारा पावर में आ जाएंगे। और ये जो है इसका जो है समझ लें कि बहुत ज्यादा चांसेस भी हैं कि जो नरेंद्र मोदी साहब हैं वो वापस पावर में आ जाएंगे। और वही जो चीजें मैंने अभी आपको यहाँ पर दिखाई, अगर मैप में दिखाऊं तो ये है बीजेपी का फ्लैग और निशान, और ये है आरआरएस का। तो ये आरआरएस के आगे जो विंग बने हुए हैं उनमें से एक जो है वो बीजेपी है, और इस सारे के सारे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, आ वाला संघ परिवार कहते हैं। एंड दिस ये वाला जो है, ये जो है आरआरएस का एक कह लें कि एक्टिव मिलिटेंट जो है ग्रुप है, जो कि यहाँ पर उसने बताया। बाकी ये इसकी ऑर्गेनाइजेशन है जो इसके अंदर और ज्यादा बढ़ी हुई है, तो ये सारी की सारी ऑपरेट कर रही हैं। तो इस तरह से ये जो है सारे का सारा वर्किंग कर रहा है। अब अगर इसको मैं पेपर पर्सपेक्टिव के अंदर लेकर जाऊं, तो इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। डेमोक्रेसी यहाँ पर डिस्कस हो रही है इसके अंदर। बेसिकली इंडिया के पर्सपेक्टिव में जो है डेमोक्रेसी को हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, कि इंडिया के अंदर नेक्स्ट मंथ इलेक्शन आने वाला है, और जो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी, वो क्या करती है, रिलीजन को पॉलिटिक्स के साथ मिक्स कर देती है। और मिक्स करने से उसे क्या फायदा होता है कि वो वोट ले लेती है। और राम का जो मंदिर की ओपनिंग करवाई गई है ये भी इसी पर्पज के लिए करवाई गई है। और जब से बीजेपी आई है तब से ही जो है ये मुसलमानों के वहां पर और दूसरी माइनॉरिटीज के राइट्स की भी वहां पर वायलेशन इंडिया के अंदर हो रही है, ठीक है जी। और यहाँ पर एक और भी चीज बता दूं कि जो रिलीजन है ये सिर्फ इंडिया के अंदर ही नहीं इस्तेमाल किया जाता, पाकिस्तान के अंदर भी इसकी प्रैक्टिस की जाती है। इसको पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व किया जाता है, मिस यूज इसका किया जाता है। नो एक्सक्यूजेज आपका दूसरा एडिटोरियल है। इसके अंदर बेसिकली जो है वो उसकी बात करता है, जो इंटरनेट की बात की जाती है, कि जब भी जो है पीटीआई कोई जलसा करने का ऐलान करती है तो इंटरनेट जो है बंद कर दिया जाता है। उसके ऊपर ये डिबेट करने जा रहा है। तो कहता क्या है, कहता है कि पीटीआई ने ऑनलाइन जलसे का कहा, तो नेशन वाइड इंटरनेट जो है वो आउटरीच हो गया, और कहा गया कि सिस्टम इंस्टॉलेशन इशू हुआ है जिसकी वजह से ये मसला हुआ है। तो कहता है ये सारा कुछ कहना, अब एक जो अदारे के समझदार लोग हैं अगर वो ये कहते हैं, तो ये तो ऐसे ही है जैसे एक स्टूडेंट ये कहे कि मेरा जो होमवर्क था वो कुत्ता खा गया है, द डॉग एट माई होमवर्क। तो ये जस्ट लाइक दिस है। इस तरह से एक अगर लोगों को बेवकूफ नहीं समझना चाहिए। वो कहता है कि टीचर जिस अगर स्टूडेंट टीचर को ये कहेगा कि मेरा होमवर्क कुत्ता खा गया, तो क्या टीचर इतना बेवकूफ है? तो अगर आप नेशन को ये कहेंगे कि सिस्टम इंस्टॉलेशन इशू हुआ है, तो क्या क्या समझते हैं कि आपकी जो अवाम है वो इतनी गधे हैं कि उनको कोई पता नहीं है कि क्या हो रहा है? तो कहता है यही बात करने के लिए जैसे ही जो है ये होता है, तो उसके नेक्स्ट डे ही जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है आपका मुर्तजा सोलंकी, डीजीपीटीए जो है ये वाला, और एफआईए का, ये याद करने की जरूरत नहीं है, ये रोज बदलते रहते हैं, ठीक है। इनको आपने पेपर पर्सपेक्टिव में कोई याद नहीं करना, बस ठीक है, इट्स ओके। अगर आप पेपर में जा रहे हैं, जिस दिन पेपर आपका हो, तो उस वक्त जो करंट है बेसिकली, वो भी ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव में कह रहा हूँ, जो वन पेपर वाले बच्चे हैं उनके लिए वो तैयार कर लें, इनको देख दुख लें हल्का सा। जो सीएसएस या पीएमएस वाले हैं उनको ज्यादा इसके अंदर चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं। हाँ, सी पीएमएस वालों का जो जीके का पेपर है उसके अंदर पूछा जा सकता है, लेकिन इतना डीपली भी वो नहीं जाता, जितना जाने को तो जा सकते हैं, लेकिन वक्ती तौर पर आपको इतना इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब पेपर लागे पास आ जाए तो आपने जो है उसकी अपडेट कर लेना है एक दफा, ठीक है। तीनों बंदे जो है ये मीडिया पर आ जाते हैं और आकर फिर ये बताते हैं कि जनाब वो जो इंटरनेट के साथ मसला क्या हुआ था। तो कहते हैं मसला ये हुआ था, बेसिकली हम ना सॉफ्टवेयर जो है ना उसको अपग्रेड कर रहे थे, तो इस वजह से जो इंटरनेट का इशू हो गया। तो कहता फिर मीडिया वाले भी अगर से वैसे ही हैं। वो फिर उन्होंने क्वेश्चन किया कि जनाब ये जब भी ये पीटीआई वाले जलसा करने लगते हैं तो तब ही ये आप सॉफ्टवेयर क्यों, इस सॉफ्टवेयर को प्रॉब्लम क्यों होती है, कोइंसाइड क्यों हो जाता है? यानी कि 17 अगस्त दिसंबर को जब किया तब आपका सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम हो गया, 7 जनवरी को उन्होंने जलसा करना था फिर आपके सॉफ्टवेयर का मसला हो गया, 20 जनवरी को उन्होंने जलसा करना था फिर आपका सॉफ्टवेयर का मसला हो गया। तो ये 3 दफा कहते हैं कि उसी दिन ही क्यों होता है, ठीक है। तो उन्होंने ये क्वेश्चन भी वहां पर रेज किया, तो बहरहाल जवाब इसका कोई भी नहीं था, ठीक है।
तो क्या जवाब देना था? तो टेक, बाकी वो कहता है कि जो टेक राइट्स वाले हैं, टेक्नोलॉजी राइट्स वाले हैं, एडवोकेट्स हैं और साथ में डिजिटल एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने क्रिटिसाइज किया इस एक्शन को। उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट जो है ना वो डिसरप्ट करती है इंटरनेट एक्सेस को फॉर मिलियंस, ठीक है ना, मिलियंस लोगों की जो इंटरनेट को वो डिस्टर्ब करती है, सिर्फ सिर्फ और क्या, पॉलिटिकल ग्राउंड्स के ऊपर। क्या पॉलिटिकल ग्राउंड्स क्या है कि जो पीटीआई है उसका क्रैकडाउन चल रहा है, तो उसको उसकी आवाज कहीं तक ना पहुंच सके, ठीक है ना। और वहां पर वो कहते हैं कि मीडिया की जो जब डिस्कशन हो रही थी तब ही ये तीन बंदों ने साथ ये भी कह दिया कि जनाब आगे पोल्स आने वाले हैं, तो हो सकता है उन दिनों में भी आपको ये इंटरनेट का इशू जो है वो फेस करना पड़े ड्यू टू डिफरेंट रीजंस। तो कहता है ये क्या है, ये सारा कुछ जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है कि इंटरनेट बंद कर दिया जाता है, ये क्या है, वायलेशन है जो पॉलिटिकल राइट्स हैं सिटीजन के उनकी। कि अब अगर पीटीआई जो है वो जलसा कर रही है तो अब करने दें, लोगों को सुनने दें, लोगों को पता चले ताकि लोगों को पॉलिटिकल अवेयरनेस आए, लोग उसके मुताबिक अपनी वोट का फैसला कर सके कि हमने किसको वोट डालने हैं, ठीक है ना। तो कहता है ये जो इस तरह से हरकतें कर रही हैं ये क्या है, पॉलिटिकल राइट्स की वायलेशन है। एक तो ये चीज होगी। दूसरा कहता है कि आपकी जो डिजिटल इकोनॉमी है इसके ऊपर ये बड़ा बुरा असर डालते हैं इस तरह से नेट को बंद करके। क्यों? क्योंकि बिलियंस जो है ना, ईच डिस्ट्रप्शन काजेज बिलियन इन लॉसेस, बिलियन का नुकसान हो जाता है बिजनेस का, ठीक है ना, और साथ में इंडिविजुअल्स का जो कि रिलाय करते हैं इंटरनेट कनेक्टिविटी के ऊपर अपने काम करने के लिए। और अगर इनकी मैं मिसाल देना चाहते दूं तो आपको पता है कि ऑनलाइन, जैसे मैं अब आपके साथ अटैच हूँ, ऑनलाइन थ्रू ऑनलाइन सर्विस से अटैच हूँ, तो इसके अलावा आपके जो कैब ड्राइवर हैं, टैक्सी वाले हैं, वो ऑनलाइन जो है टैक्सी चला रहे हैं, आपके फीवर वाले जो ऑनलाइन वर्किंग कर रहे हैं, और बड़े बच्चे हैं जो नेट के ऊपर जो है वर्किंग कर रहे हैं। तो वो सारे के सारे फिर क्या होता है, इसकी वजह से सारा का सारा सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर जाता है जब नेट नहीं आ रहा होता। तो मिलियन बिलियन का जो लॉस हो जाता है कंट्री को। तो कहता है इस तरह की हरकतें ना करें आप लोग, अपने पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए लोगों का नुकसान करते हैं, देना तो आपने कुछ है नहीं वहां को, लेकिन जो कर रहे हैं उनको भी आप लोग डिस्टर्ब करते हैं। तो इस तरह की डिबेट है जिसके अंदर पेपर पर्सपेक्टिव में अगर मैं इसको लेके जाऊँ तो अल्टीमेटली डेमोक्रेसी के ऊपर हमारा फोकस रहेगा, इसके ऊपर भी। इलेक्शंस आ रहे हैं जनाब, और इंटरनेट का इस तरह से ये जो है मिस यूज कर रही है स्टेट जो है चक लगाने के लिए, ठीक है ना। तो क्या है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को रोक रही है जो कि आपका कॉन्स्टिट्यूशनल हक है हर बंदे का, उसको रोका जा रहा है। पॉलिटिकल क्रैकडाउन किया जा रहा है पॉलिटिकल पीटीआई का या दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का। इसके साथ साथ डिजिटल इकोनॉमी जो है उसके ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो जो नेशन है उसका ट्रस्ट जो है वो खत्म होता जा रहा है, ऐसे हरकतों की वजह से नेशन जो है वो स्टेट के ऊपर क्या है, ट्रस्ट नहीं कर रही। तो इस तरह की सूरत हाल में फिर ये जो नेशनलिज्म के नारे हैं ना, ये आहिस्ता आहिस्ता जो है खत्म होते जाएंगे, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं इसके अंदर, आप ये जो है अगर पेपर में आए तो इसको आप इस तरह से एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो मीडिया की बात करते हैं कि मीडिया की फ्रीडम होनी चाहिए, तो पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान में तो इंटरनेट की फ्रीडम नहीं है, बाकी मीडिया की फ्रीडम तो कहीं दूर रह गई, ठीक है। बिलावल्स पॉलिटिक्स, बिलावल पॉलिटिक्स के अंदर वो क्या डिस्कस करता है, बिलावल पॉलिटिक्स के अंदर ज़ाहिर है बिलावल की बातें ही डिस्कस करता है कि बिलावल जो है आजकल कंपेन कर रहा है, इलेक्शन आने वाले हैं, भाग दौड़ कर रहा है। तो उसमें वो क्या कर रहा है, कर क्या रहा है, वो कहते हैं बिलावल ये कह रहा है कि मैं पॉलिटिक्स ऑफ वैंडेट जो है वो खत्म कर दूंगा, उसके ऊपर मैं नहीं जाऊंगा। वो वैंडेट का मतलब क्या है, बिल्कुल इंतकाम नहीं लूंगा किसी के साथ, मैं सादा अल्फाज में कहूँ, मैं अगर पावर में आ जाता हूँ तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के, किसी जो अपोजिशन के पॉलिटिकल पार्टी के बंदे हैं उनका मैं इंतकाम उनसे नहीं लूंगा, ठीक है। और वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नून के खिलाफ बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, क्योंकि वो एक स्ट्रेटजी यूज कर रहा है कि पीटीआई के जो वोटर्स हैं वो भी मुझको ही वोट डाल दें। क्योंकि पीटीआई जो है वो भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के खिलाफ बोल रही है कि यही लोग क्रैकडाउन करवाने में इन्वॉल्व है, एस्टेब्लिशमेंट के ये जो है रिश्तेदार बने हुए हैं। तो पीटीआई के बारे में वो कहता है कि जब वो ये कहता है, वो भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अगेंस्ट बोलता है, तो वो ये सोचता है कि पीटीआई के वोटर्स जो हैं दे मे बी कि वो मेरी तरफ हो जाएं और मुझे जो है वो वोट डाल दें। तो कहता है कि स्ट्रेटेजी काम करेगी या नहीं करेगी ये तो अब वक्त ही बताएगा। दूसरी तरफ जो है बिलावल साहब ये चाह रहे हैं कि ये जो पीपल पार्टी है, पीपल पार्टी जो कि एक आप समझ सकते हैं रीजनल पार्टी बन चुकी थी, यानी कि सिंध तक महदूद थी सिर्फ, ठीक है ना। तो उसको वो चाह रहा है कि नेशनल लेवल के ऊपर लेकर आऊं, ठीक है। और इसके लिए वो क्या है, बड़ा एक्टिव हुआ पड़ा है, ठीक है ना। तो वो काफी जो है इसके ऊपर अपनी कंपेन कर रहा है। एक चीज तो ये होगी। दूसरी तरफ जो एडिटोरियल वाला कहता है कि ये जो चाह रहा है ना ये वाली स्ट्रेटजी इस्तेमाल करना, तो क्या वो भूल गया है कि जब 2022 के अंदर इमरान खान को पावर से इन लोगों ने उतारा था, तो उस वक्त तो ये उसी ग्रुप का हिस्सा थे पीपल पार्टी वाले, तो क्या ये उस चीज को भूल गया है? एक चीज तो दूर ये वाली।
दूसरी वो कहता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के खिलाफ ये बातें करता है कि उनका गवर्नेंस सिस्टम अच्छा नहीं था, उन्होंने इकोनॉमी को अच्छे तरीके से मैनेज नहीं किया। लेकिन इनका अपने बारे में क्या ख्याल है कि जब ये इनकी गवर्नमेंट होती थी तो इन्होंने गवर्नेंस सिस्टम क्या अच्छा कर लिया था या इकोनॉमी को उन्होंने अच्छे से मैनेज कर लिया था। तो ये इस तरह की बातें वो एडिटोरियल वाला इसके अंदर डिस्कस करता है। और आगे सबसे बड़ी बात वो कहता है कि कोई भी जो पाकिस्तान की जो मेजर पॉलिटिकल पार्टी है, किसी ने भी अभी तक अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो जो है उसकी अनाउंसमेंट नहीं की, जो कि होनी चाहिए थी। वो उन्होंने अभी तक इसकी इलेक्शन मैनिफेस्टो की अनाउंसमेंट नहीं की, जो कि बड़ा ही गलत बात है। और इलेक्शन मैनिफेस्टो में कई दफ़ा बता चुका हूँ कि ये क्या होता है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर सुने हैं तो आई थिंक सो आपको बिल्कुल क्लैरिटी होगी। लेकिन नए बच्चों के लिए मैं दोबारा बता देता हूँ, क्योंकि रोज़ नए स्टूडेंट्स ऐड हो रहे होते हैं, तो इसलिए मुझे चीज़ों को रिवाइज़ करना पड़ता है। अदरवाइज़ तो फिर अगर हम रिवाइज़ ना करें फिर तो बड़े छोटे-छोटे से हमारे लेक्चर्स बन जाएँगे, क्योंकि बाकी चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी डिस्कस की जा चुकी होंगी। इलेक्शन मैनिफेस्टो कोई बड़ी बात नहीं है, इसके अंदर यही है कि जो बस ये पता हो कि ये हमारा कंट्री है, पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान की जो है वो प्रॉब्लम्स क्या हैं, ठीक है? और उनके सॉल्यूशंस क्या हैं। बस यही है आपका मैनिफेस्टो। तो फिर क्या होगा कि बिलावल भुट्टो साहब अगर हैं, तो वो लोगों के साथ स्पीच करेंगे, लोगों को बताएँगे, ये ना मुझे पता है कि पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स क्या हैं। जैसे वो कहेंगे मुझे पता है कि जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है? और लोगों को बताएँ कि ये प्रॉब्लम है सादा अल्फाज में। उसके बाद वो ये भी बताएँ कि इस प्रॉब्लम को हल कैसे करना है, मेरे पास हल भी है। और अगर आप मुझे वोट देते हैं, पावर में लेकर आते हैं, तो मैं आपको हल करके दिखाऊँगा भी। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में ये हो रहा है कि इसके ऊपर कोई वर्किंग नहीं हो रही, ठीक है? हाँ, कोई-कोई आके बातें करता है कि मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा, मैं कैसे कर दूँगा, ये कोई नहीं बताता। जो कि एक गलत बात है। पेपर पर्सपेक्टिव में अगर इसी को मैं लेकर जाऊँ इस डिबेट को, तो फिर अल्टीमेटली आपकी डेमोक्रेसी ही कवर होगी इसके अंदर, ठीक है? इलेक्शंस जो पाकिस्तान के अंदर होने जा रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, उन्होंने अभी तक इलेक्शन मैनिफेस्टो दिया ही नहीं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसी भी मुल्क में जो कि डेमोक्रेटिक कंट्री होती है वहाँ पर। ठीक है? तो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी वैसे क्या है जी? इलेक्शंस होंगे, इलेक्शंस कौन लड़ेगा? पॉलिटिकल पार्टीज़ लड़ेंगी, पॉलिटिकल पार्टीज़ अपना मैनिफेस्टो देंगी, लोगों को बताएँगी और फिर क्या होगा वो इलेक्शंस में जाएँगी। तो ये है असल डिबेट, ठीक है? लेकिन पाकिस्तान में रियलिटी पिक्चर टोटली ही डिफरेंट है। यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नेगेटिव रोल अदा किया, उसने पॉजिटिव नहीं किया। जुडिशरी का भी रोल नेगेटिव ही रहा, सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट इंटरफेयर किया उसने दोबारा से। तो इस सारे के सारे सिनेरियो में हमारे सामने यही आ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो है इलेक्शन जो है फ्री एंड फेयर नहीं होने वाला। ठीक है, जब फ्री एंड फेयर नहीं होगा तो अल्टीमेटली जो है नई गवर्नमेंट जो होगी वो वीक और इनकम्पिटेंट आएगी। ठीक हो गया, जब वीक और इनकम्पिटेंट आएगी तो पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी है वो नहीं गेन कर पाएंगे हम लोग। ठीक है, उसको हर वक्त डारी लेगा, आज भी गई और कल भी गई। और साथ साथ जो आपकी इकोनॉमी है उसके मसाइल वो हल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो खुद वीक होंगे, इनकम्पिटेंट होंगे। तो ना तो IMF के साथ उनका कोई अच्छा वादा हो सकेगा, और दूसरा ये है कि वो रिफॉर्म्स वगैरह करने के भी काबिल नहीं होंगे, जो कि मैं अपने ओपिनियंस के अंदर बहुत दफा बता चुका हूँ कि कौन कौन सी रिफॉर्म्स ये नहीं कर सकेंगे जिनकी जरूरत है। तो अल्टीमेटली ये सब के सब जब ये इस तरह के मामला होंगे तो फिर उसका इम्पैक्ट जो है एक आम कॉमन सिटीजन जो है आपका उसके ऊपर पड़ेगा। उसकी पॉवर्टी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, एजुकेशन क्वालिटी की नहीं मिलेगी, हेल्थ की फैसिलिटीज नहीं मिलेगी। तो एक आम इंसान ही इससे क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। तो जी ये थे आपके 2 डे एडिटोरियल्स। कमेंट सेक्शन में आपने फीडबैक जरूर देना है। एंड जी हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। जिंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।